So here we go today's class. Yes, starting. Check 1 2 3. अरे क्या कर रहा हूँ यार, रैप का भूत अभी तक गया नहीं सर से लगता है। अरे कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में सब कुछ करवा दिया, आगे करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। कोई बात नहीं यार, जो बचा कुचा है उसे भी कर कर निपटा देते हैं। प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। आपका जो है सेक्शन 145 सब सेक्शन 1 बोलता है कि जो पीजीबीपी है और जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है उसमें आप चाहें तो कैश बेसिस फॉलो कर सकते हैं या फिर आप मर्केंटाइल बेसिस फॉलो कर सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। मर्केंटाइल का मतलब एक्रूअल बेसिस फॉलो कर सकते हैं। क्या बोल रहे हो? एक्रूअल बेसिस फॉलो कर सकते हैं या कैश बेसिस फॉलो कर सकते हैं। पैसा आया तो सेल्स, पैसा गया तो एक्सपेंस, बात खत्म। जो भी ऑप्शन एक्सरसाइज करोगे उसके बाद उसको फॉलो करोगे। अधिकतर केसेस में एक्रूअल बेसिस फॉलो होता है। इसीलिए मैंने आपको बताया था ना, कुछ पैसे होते हैं कैश पेमेंट करने पर ही डेबिट करना अलाउ किया गया है, वो एक्रूअल वालों के लिए है। जो कैश पर फॉलो कर रहे हैं उनके लिए तो दिक्कत ही नहीं है ना। सही बात है। ये आपका पीएनएल बनता है सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट के अदर इनकम यहाँ आती है, खर्चे यहाँ आते हैं, नेट प्रॉफिट यहाँ पर आता है। हालांकि जो है हमें देखना होता है कि कौन से एक्सपेंस पीजीबीपी में अलाउड हैं, कौन से एक्सपेंस नहीं अलाउड हैं, कौन सी इनकम आएगी, कौन सी पीजीबीपी के चैप्टर में नहीं आएगी। भले ही आपकी इनकम हो, भले ही आपकी जो है इंटरेस्ट से इनकम आई हो, आपने अपने पीएनएल में डाली हो, क्रेडिट करी हो, पर वो पीजीबीपी का पार्ट नहीं है, वो अदर सोर्सेज का पार्ट है। बात समझ रहे हैं आप? कैपिटल गेन से आपकी इनकम आई हो, आप यहाँ पे दिखा देंगे, पर पीजीबीपी में कैपिटल गेन का अलग चैप्टर है, तो वो आप पीजीबीपी में नहीं दिखाएंगे, यही तो बात है ना सर। यानी जो भी चीज़ें आपने अपने पीएनएल में डाली, अकाउंटिंग के पीएनएल में डाली, और वो आपको नहीं डालनी थी पीजीबीपी में, तो उसे आप हटा देंगे। प्लस और माइनस की एडजस्टमेंट लगाकर आप हटा देंगे और पीजीबीपी इनकम लेकर आएंगे। जो एक्सपेंसेस आपने पीएनएल में डेबिट करे पर अलाउड नहीं थे, तो यहाँ तो डेबिट कर दिए सर खर्चे, प्रॉफिट को कम कर दिया है, पीजीबीपी में अलाउड नहीं है, ऐड कर दो। एक्सपेंडिचर अलाउड है, आपने डिडक्ट नहीं करा है, माइनस कर दो। इनकम क्रेडिट करी है पीएनएल में पर टैक्सेबल थी नहीं, अरे भैया इस हेड में टैक्सेबल नहीं थी या टैक्सेबल ही नहीं थी, एग्जेम्प्ट इनकम में और बोलो। आपने एग्रीकल्चर से पैसा कमाया, यहाँ पर आपने क्रेडिट कर दिया, टैक्स ही नहीं लगता सर, तो उसे आप हटाएंगे ना, उस इनकम को हटाएंगे ना, उससे आपके प्रॉफिट ज़्यादा आ रहे हैं, उसे आप यहाँ हटा देंगे। और जो इनकम आपकी मानी जाएगी, चाहे मानो या ना मानो, डीम्ड इनकम है, तो उसे आप क्रेडिट करेंगे, उससे अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाएंगे, पर आपने एक्चुअली में यहाँ पर उसे नहीं डाला होगा। तो ये एडजस्टमेंट आपको करनी पड़ती है अपने पीएनएल में, उसके नेट प्रॉफिट को बेस बनाकर, और हम ले आते हैं पीजीबीपी इनकम। यानी कि हम एक नया पीएनएल नहीं बनाते, हम एग्जिस्टिंग पीएनएल में चेंजेस करते हैं। In different sections of this chapter, we will study what can be debited, what cannot be debited. उदाहरण के तौर पर कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे जो डेप्रिसिएशन है उसकी रेट जो है वो इनकम टैक्स में बताई गई है और अकाउंटेंसी में शेड्यूल 2 में बताई गई है। तो आपने जो पीएनएल बनाया होगा उसमें डेप्रिसिएशन, आपने अकाउंटिंग का डेप्रिसिएशन डेबिट किया होगा, इनकम टैक्स में उसका करने का तरीका बिल्कुल अलग है जो मैंने आपको बताया था। इंटरेस्ट रिसीव्ड क्रेडिटेड इन पीएनएल, बट ये जो है वो आपका अदर सोर्सेज का इनकम है। आप अपने अकाउंटिंग में बैंक से एफडी का इंटरेस्ट लेते हो, वो डाल देते हो, क्रेडिट कर देते हो, बट एक्चुअली में जो है वो आपकी अदर सोर्सेज की इनकम है। भले ही आपके नेट प्रॉफिट में आ रहा है, पर उसे हटाना पड़ेगा और अदर सोर्सेज में डालना पड़ेगा। वाह, राइमिंग बन गया ये तो। सम कैपिटल एक्सपेंडिचर यहाँ पर 100% डेबिट करना अलाउड है, सेक्शन 35 एडी में पढ़ेंगे। कैश का जो खर्चा है 10,000 से ऊपर वो अलाउड नहीं है। जब मैं कैश बोलता हूं तो इसका मतलब होता है कि आप इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से अकाउंट पे, डिमांड ड्राफ्ट अकाउंट पे, चेक, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक मोड, पेटीएम वगैरह, फोन पे, गूगल पे, उनसे नहीं करते हो, उसे बोला है। अदर देन इलेक्ट्रॉनिक मोड, अदर देन एनईएफटी, आरटीजीएस, गूगल पे, पेटीएम एटसेट्रा, 10,000 से ऊपर अलाउड नहीं होएगा डेबिट करना। खर्चे अगर आपने टीडीएस के बिना पे कर दिए तो वो आप पीएनएल में डेबिट नहीं कर सकते। सम एक्सपेंसेस अलाउड ओनली व्हेन दे आर पेड, ये भी है, एम्प्लॉय को पैसा देना है, बैंक का इंटरेस्ट देना है, गवर्नमेंट के टैक्सेस देने हैं। इनकम टैक्स तो डेबिट नहीं कर सकते, इनकम टैक्स तो कैलकुलेट कर रहे हैं ना,
पर कोई और टैक्स आपने दिया है किसी और एक्ट में, उसको डेबिट कर सकते हैं प्रोवाइडेड आपने पे कर दिया हो। एक्सेस मनी पेड टू स्पेसिफाइड पर्सन्स नॉट अलाउड टू बी डेबिटेड, मतलब जो कंपनी है उसमें अपने जान पहचान वाले जो बंदे हैं उनके पास नॉलेज नहीं है, उनके पास स्किल सेट नहीं है, उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी हम उन्हें ज़्यादा पैसा इसलिए देते हैं ताकि बिजनेस में खर्चा बुक कर लें। और उनके लिए तो आपको पता ही है 2.5 लाख रुपए तक तो कोई टैक्स बनेगा नहीं, 5 लाख तक नहीं बनेगा। 5 लाख तक भी रिबेट दी हुई है तो 5 लाख तक तो उनको दे देते हैं। अगर उनमें नॉलेज है, काम कर रहे हैं, फिर तो ठीक है। पर जो आपके रिलेटिव वगैरह हैं, स्पेसिफाइड पर्सन है, उन्हें आप अगर एक्स्ट्रा पैसे देंगे तो वो आपको डेबिट करना अलाउ नहीं किया है, क्योंकि वो उनके स्किल सेट से मैच नहीं करता है। यहां पर एक प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का कॉन्सेप्ट है कि आप मानो ना मानो, एक आपको ऑप्शन हम दे देंगे कि आंख बंद कर आप अपनी इनकम को एज्यूम कर लो और उस पर टैक्स दे दो। सही बात है ना सर? होना चाहिए, होना चाहिए। We will study when books of accounts are required to be maintained and when audit under Income Tax Act is to be done. किसको ऑडिट करवाना होता है, किसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने होते हैं तो कौन से बनाने होते हैं, ऑडिट करवाना होता है तो किससे करवाना होता है, कब करवाना होता है, वो हम पढ़ेंगे। और लास्ट में हम एग्रीकल्चरल इनकम की बातें करेंगे। तो ये आपके 10 पॉइंट मुझे डिस्कस करने, जिसके बाद पीजीबीपी कंप्लीट हो जाएगा। सीए इंटरमीडिएट प्लस सीए फाइनल, केस स्टडी आएगा फाइनल में, बाकी सब कुछ यही है। मतलब मोटा मोटी 90% यही है, 10% एडिशनल पढ़ना है और आपका सीए फाइनल का पीजीबीपी हो जाएगा। सेक्शन नंबर 32 की बात करेंगे। सबसे पहला जो सेक्शन है हमेशा पूछा जाता है डेप्रीशिएशन का। इतना धीरे क्यों बोल रहे हो यार? अब क्या करें, डेप्रीशिएशन का जो है वो सब कुछ आपको करवा चुका हूँ। आने वाले जो हैं उसमें हम सारी रेट्स वगैरह आएगी और सारे जो प्रोविजंस आएंगे, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, ऑडिट कब करवाना है, बुक्स कब बनानी है, सब कुछ बता चुका हूँ पहली क्लास में। आपको लगेगा ये तो सब आता है, समझ रहे हैं, ये तो सब आता है, तो फिर अच्छा लगेगा आपको, इजी लगेगा। तो डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं आपको सिखाऊंगा। अकाउंटेंसी में कैसे करते हैं वो आपको आता है, पिछली क्लास में भी करवाया था, इसलिए दोबारा नहीं कराऊंगा। जो इससे लास्ट बैच था वहां पर मैंने डायरेक्टली यहां से स्टार्ट किया था पीजीबीपी। फिर मुझे रियलाइज हुआ यार नहीं, जो मेरा उससे पहले वाला बैच था उसमें मैंने यूट्यूब पर जो पहले डला हुआ था उसमें मैंने आराम से एक एक चीज़ें पहले बता दी फर्स्ट क्लास में कि ये पीजीबी में होता है, और फिर मैंने उसे पढ़ाया। तो मुझे लगा यार ये वाला तो ज़्यादा बढ़िया मेथड है कि आप पहले जो है फर्स्ट क्लास में ही पूरे चैप्टर की व्याख्याएं कर दो और उसके बाद जो चैप्टर में मुख्य चीज़ें हैं उसे आप समझा दो। तो अकाउंटेंसी का डेप्रिसिएशन मैं आपको बता चुका हूँ, और जो है इनकम टैक्स जो है उसमें कैसे डेप्रिसिएशन लगता है वो मैं आपको बताऊंगा। बट उससे पहले आपको मैं देने वाला हूँ सनसनी खबर। जी हाँ, आप लोग जो है बैच ले रहे हैं, यहाँ पे आप लोग बैच ले रहे हैं, आपको मालूम है इसमें जो है 50% स्टूडेंट्स बैच लेते तो हैं पर वीडियोस देखते नहीं हैं। क्या बोल रहे हो? जी बिल्कुल आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, इसीलिए मैंने अपने डेवलपर को बोला कि भाई मुझे रिपोर्ट निकालने का ऑप्शन दो कि कौन बच्चा किस कोर्स को कितनी देर देख रहा है। अगर ये मैंने बनाया 150 घंटे का कोर्स बनाया, जो भी आपको एक्सेस दी है, वैसे एक्चुअली में 50 आवर्स का है बट मैंने आपको 150 घंटे की एक्सेस दी है, फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ। और स्टूडेंट ने यहाँ पर उसका टाइम जो रिमेनिंग है वो आ रहा है 148 आवर्स, मतलब उसने 2 ही घंटे वीडियोस देखे हैं। तो ये मुझे पता लग जाएगा। दूसरी बात, जो MCQ टेस्ट देंगे बच्चे, पहले मुझे नहीं पता लगता था किसने क्या टेस्ट दिया है, क्या रैंकिंग है, उसका रैंकिंग मेरे पास निकल जाएगी। मतलब जिस जिस बच्चे ने टेस्ट दिया है, क्लिक करो उस टेस्ट में कितने बच्चों के कितने नंबर आए हैं, किस डेट को अटेम्प्ट किया था, सबमिट करा टेस्ट, या बस ऐसे क्लिक कर बैक आ गए, टेस्ट पूरा नहीं दिया, वो सब मेरे को पता लग गया। अब जो टेस्ट आएंगे उसमें आपको टाइम भी मिलेगा कि भैया इतने टाइम में आपको जो है टेस्ट कंप्लीट करना है, रैंकिंग भी निकलेगी, वो भी मुझे पता लग जाएगा कौन टॉप स्कोरर है और कौन भैया मज़े मस्ती कर रहा है, वो सब मुझे पता लग जाएगा। टॉप स्कोरर को रिवॉर्ड देंगे हम, हाँ जी, बताएंगे नहीं, बाद में देंगे। जिसने सारे MCQ अटैम्प्ट करे, वॉच ड्यूरेशन पूरा है, उन्हें रिवॉर्ड दिया जाएगा कुछ ना कुछ। मतलब सारे वीडियोस देखे हैं, MCQ अटैम्प्ट करे हैं, ये डेफिनेटली इतना कर लिया, वो तो बच्चा हाईएस्ट मार्क्स लाएगा ही।
क्योंकि ये प्रूव हो गया कि जिस जिस स्टूडेंट के सबसे टॉप पे था जो स्टूडेंट, उसने तो इनकम टैक्स May 19 में क्लियर कर भी लिया ना। तो मुझे देखते ही पता लग गया कि हाँ भैया जो टॉप पर आ रहे हैं बच्चे वो तो क्लियर करना ही है उन्हें। उसी से पता लग गया मुझे, रैंक 1 ने क्लियर कर लिया था May 19 में। जो इंट्रोडक्शन GST वाला मैंने टेस्ट देखा, उनके कितने थे, 23 मार्क्स आए थे 28 में से, 23 मार्क्स आए थे 28 में से। दिखा दूंगा, अभी आपको बंद किया हुआ है, किसी क्लास में आपको शो भी कर दूंगा। और एक दो स्टूडेंट पर मैं प्रैंक भी करने वाला हूँ। अगर मुझे ऐसा लगा ना कि भैया कोई वीडियोज़ वगैरह बस खरीद के रख ली है, देखते नहीं है, तो प्रैंक वैंक करेंगे, कॉल लगाकर पूछेंगे और सब कुछ देख लिया, सब कुछ बढ़िया से किया। बच्चा कहेगा हाँ सब कुछ किया, फिर बताएंगे देखो रिपोर्ट में आ रहा है आपने कुछ नहीं किया है, वहाँ पे वीडियोस नहीं देखे हैं, MCQ टेस्ट नहीं अटेम्प्ट करे हैं। और तो और अभी आपके नॉर्मल टेस्ट भी आएंगे। तो बहुत चीज़ें हैं भैया, बहुत चीज़ें हैं, वाट हम लगाएंगे सबकी। पास करना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं होएगा काम। चलिए ये देखिए आप, इनकम टैक्स जो है वो इनकम टैक्स कैसे बनता है वो आप यहाँ पर देखेंगे। एक नया बिजनेस है एज्यूम करते हैं, तो उसमें ओपनिंग तो कुछ होगा नहीं, तो जो भी चीज़ आप ऐड करेंगे उसे आप कैटेगरी में डाल देंगे, अलग अलग कैटेगरीज में। यानी बिल्डिंग एक अलग कैटेगरी है, फर्नीचर एक अलग कैटेगरी है, प्लांट मशीनरी में भी कई कैटेगरीज हैं। मतलब एक ऐसे प्लांट एंड मशीनरी है जिन पे 15% रेट का डेप्रिसिएशन लगता है, तो वो एक अलग कैटेगरी है। एक ऐसी प्लांट एंड मशीनरी है 30% पर डेप्रिसिएशन लगता है, एक पर 40% पर लगता है, वो सारी अलग अलग कैटेगरीज होंगी। शिप्स हैं, शिप पर अलग रेट पर डेप्रिसिएशन लगता है, बट एक तरह से क्या प्लांट एंड मशीनरी है। ऑफिस इक्विपमेंट है, या जो भी है जिन पर अलग अलग कैटेगरी भी है और साथ में अलग रेट पर टैक्स भी लगता है, उन सभी की एक अलग कैटेगरी बनानी पड़ेगी। और उन कैटेगरीज में जो एडिशन हुई है उन कैटेगरीज में आप ऐड कर देंगे। इसे बोलते हैं ब्लॉक कॉन्सेप्ट। यदि आप कोई एसेट को बेचेंगे तो आप माइनस कर देंगे सेल वैल्यू, जितने पर बेचा। ये नहीं कैलकुलेट करेंगे इतने पे खरीदा था, इतना डेप्रिसिएशन हो गया, इतना प्रॉफिट आया, इतना गेन है, कुछ नहीं करेंगे। जितने पर बेचा उसको माइनस करेंगे। और अगर बाई चांस जो कैपिटल गेन में हमने किया था, आपने कुछ इंश्योरेंस करवाया हुआ था और आपके फिक्स्ड एसेट जो है जल जाते हैं, तो उसके बदले अगर इंश्योरेंस कंपनी पैसा देती है तो भी आप यहां पर वो माइनस करेंगे। एसेट बेच दिया, मान लेंगे जल गया, मतलब बेच दिया, रिलिंक्विश हो गया, चले गया, एक्सटिंग्विश हो गया, उसमें तो एक्सटिंग्विश हो गया, और बदले में इंश्योरेंस कंपनी ने पैसा दे दिया, तो माइनस कर देंगे यहाँ पे। आपने एसेट को बेचा हो, इंश्योरेंस कंपनी से पैसा आया हो, इतना आपको मिल गया, बाकी पे डेप्रिसिएशन आप ले सकते हैं। ये क्लोजिंग WDV यहाँ पर आएगी, हर ब्लॉक की आपको निकालनी पड़ेगी। एग्जाम्पल करके दिखाऊंगा, बुक के सारे क्वेश्चन करेंगे, फिर आप डेप्रिसिएशन लगाएंगे। जो एसेट 180 डेज या उससे ज़्यादा पुट टू यूज़ रहे पहले साल, जिस भी साल एडिशन करी गई है, एडिशन की बात कर रहा हूँ, उन पर तो आप 100% रेट पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे। जैसे कि बिल्डिंग पर अगर 10% रेट है तो 10% पर लगाएंगे, फर्नीचर पर जितनी रेट है, प्लांट एंड मशीनरी पर जितनी है, शिप्स ऑफिस इक्विपमेंट पर जितनी रेट है, उसी रेट पर लगाएंगे। और अगर 180 डेज उनको नहीं हुए, मान लेते हैं कि आपने अक्टूबर में परचेज करा, नवंबर में परचेज करा, तो 31 मार्च तक 180 डेज नहीं होंगे, काउंट करने पड़ेंगे। लीप ईयर है तो भी काउंट करने पड़ेंगे, 365 है, 366 डेज हैं, जो भी हैं काउंट करने पड़ेंगे। और अगर 180 डेज नहीं हुए तो आपको 50% रेट पर डेप्रिसिएशन मिलेगा। यानी जो भी रेट है उस पर डेप्रिसिएशन निकाले और उसको डिवाइड बाय 2 कर आधा माइनस करें। ये काम आपको करना होता है। क्लोजिंग WDV आएगी, वो नेक्स्ट ईयर की ओपनिंग बन जाएगी। बात खत्म? यस खत्म सर। बस ये बता दो कि रेट क्या क्या है तो हम भी घर चलें और फिर जो है नेक्स्ट क्लास में आए। डेप्रिसिएशन की रेट जो है वो रूल्स में गिवन है। मैंने आपको सिखाया है कि इनकम टैक्स एक्ट में लिख दिया कि हम जो बताएंगे रेट उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, पर वो रेट्स क्या होगी वो रूल्स में दे दिया। अब ये बिल्डिंग जो आपकी है उसमें 3 कैटेगरी बांट दी है। जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, होटल्स को छोड़ के, होटल्स नहीं सर, आजकल ओयो रूम्स जो है ना, ओयो रूम्स ने सबको होटल बना दिया, घर को भी होटल बना दिया। होटल्स को नहीं, रेजिडेंशियल यूनिट को, जहां आप रहते हैं। गेस्ट हाउस हो सकता है, गेस्ट हाउस हो सकता है, बट होटल नहीं होना चाहिए। 5% रेट पर डेप्रिसिएशन। कमर्शियल अगर है तो 10% रेट पर डेप्रिसिएशन। और जो बिल्डिंग आप यूज करते हैं फॉर इंस्टॉलिंग अ मशीनरी एंड प्लांट, अरे छोड़ो यार, और कोई बिल्डिंग है 40%, बात खत्म। ठीक है ना सर? अब याद करेंगे, समझेंगे तो टाइम लगेगा। आसान भाषा में करना है तो रेजिडेंशियल पर 5%, कमर्शियल बिल्डिंग पे 10% का डेप्रिसिएशन, बाकी सभी बिल्डिंग पर 40% रेट का डेप्रिसिएशन, बात खत्म, सिंपल।
वरना आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको पढ़ा भी देते हैं। बिल्डिंग यूज फॉर इंस्टॉलिंग मशीनरी एंड प्लांट, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट, वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, यूज फॉर बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। अब जो बड़े बड़े बिल्डर हैं बहुत सारी मशीनरी लाते हैं और ऐसा बिल्डिंग इस्टेब्लिश करते हैं जिसके अंदर मशीन लगती है वाटर की सप्लाई करने के लिए, उस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी जा रही है 40% रेट, और जो उस बिल्डिंग में जो मशीनरी वगैरह लगी है उस पर भी 40% रेट। जो टेम्पररी बिल्डिंग्स हैं, जो छोटे मोटे बना लेते हैं ना घर, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही होती है, तो जो बेचारे गरीब मजदूर रहते हैं वो अपना टेम्पररी वहाँ पर कुछ अड्डा बना लेते हैं। अब अगर आपने बनाकर दिया है, आप अपने बिजनेस में बनाकर देते हैं, तो वो टेम्पररी स्ट्रक्चर रहेगा, 40% रेट उस पर भी रहेगा। आसान शब्दों में रेजिडेंशियल पर 5%, होटल नहीं आएंगे, कमर्शियल पर 10%, बाकी सभी पे 40%। फर्नीचर फिक्सचर जो है उसमें इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स भी इंक्लूड हो गई। आपने कुछ एसी वगैरह लगाया, ट्यूबलाइट वगैरह लगाई, वो दीवार पे चिपकते हैं ना, तो उसको हम फिक्सचर बोलते हैं, फर्नीचर एंड फिटिंग्स या फिक्सचर। 10% रेट। शिप्स पर 20% रेट। इंटेंजिबल एसेट पर, जो आपके कैपिटल गेन के क्वेश्चन में आया था एक स्लम सेल में, वो इंटेंजिबल एसेट, हाँ जी, नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट एटसेट्रा, 25%। प्लांट एंड मशीनरी जो है उसकी 15% रेट है अगर क्वेश्चन साइलेंट है, या जो नीचे हम प्लांट एंड मशीनरी करेंगे उनको छोड़कर बाकी सभी प्लांट एंड मशीनरी पर 15% की रेट है। हालांकि जो एरोप्लेन है उस पर 40% की रेट है, यानी शिप्स की डबल एरोप्लेन। याद करने का तरीका, जहाज पे जो शिप वाला जहाज होता है 20%, हवाई वाला जहाज होता है 40%, क्योंकि जल्दी डेप्रिशिएट होता है, वो कॉस्ट भी ज़्यादा लगती है। एरोप्लेन और एरो इंजन्स, जो उसमें इंजन लगते हैं। प्लांट एंड मशीनरी के लिए अलग अलग ब्लॉक्स बने हुए हैं बहुत सारे, सबके अलग बनाओगे। मोटर कार जो है उसका 15%, पर जो मोटर बसेस हैं, कार्स हैं, टैक्सीज हैं, लॉरीज हैं, यूज इन द बिजनेस ऑफ रनिंग देम ऑन हायर। इसका मतलब क्या हो गया कि यदि आप बसों को, कार को, टैक्सी को, ओला उबर वाले हो गए, अगर आप उसे हायर पर रन करने के लिए यूज करने वाले हैं तो फिर 30% रेट का डेप्रिशिएशन लगेगा, क्योंकि आप उसे ज़्यादा यूज़ करेंगे पैसेंजर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, तो डेफिनेटली वो एसेट जो है जल्दी डेप्रिशिएट होगा, इसीलिए उसकी रेट 30% है। यानी नॉर्मल मोटर कार पे 15%, और अगर आप उन मोटर कार, मोटर बस वगैरह को, बस तो वैसे भी आप अपने पर्सनल काम के लिए कहाँ यूज़ करेंगे, लॉरीज वगैरह जो हो गई, आप उसे यूज़ कर रहे हैं इन द बिजनेस ऑफ रनिंग देम ऑन हायर, किराए पर चलाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो 30% डबल हो गया। प्लांट यूज इन सेमी कंडक्टर इंडस्ट्री 30%। याद करना है, कर लो यार। मोल्ड्स यूज्ड इन रबर एंड प्लास्टिक गुड्स फैक्ट्री 30%। मोल्ड यानी ढांचा, ढांचा होता है उसे मोल्ड बोलते हैं। रबर प्लास्टिक गुड्स में एक पर्टिकुलर शेप प्रोडक्ट की देने के लिए यूज होता है, उन मोल्ड्स पे 30% का डेप्रिसिएशन है। एयर एंड वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स। पॉल्यूशन इतना ज़्यादा हो गया, आंखें जल रही है यार, बाहर नहीं निकल सकता मैं। ऑफिस से बाहर जाएंगे, आंखें जल रही है। दिल्ली का ये एटमॉस्फेयर है। दिवाली के बहुत टाइम बाद भी क्या कर सकते हैं? एयर, वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट 40%, लाइफ सेविंग मेडिकल इक्विपमेंट्स 40%, ऑयल वेल्स, कुएं जो होते हैं 40%, रिन्यूएबल एनर्जी सेविंग डिवाइसेस, विंड मिल हो गया, इलेक्ट्रिक जनरेटर हो गया, पंप हो गया, जो पंप जो है विंड एनर्जी से चलते हैं 40%, कंप्यूटर और कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर 40%, बुक्स पर 40%, यानी 15% जनरल रेट। मोटर कार पे ही 15%, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी अगर आप उन्हें रनिंग देम ऑन हायर पे यूज़ करेंगे 40%, सेमी कंडक्टर और जो आपके मोल्ड्स वगैरह होते हैं 30%, बाकी सब पर जो ऐसे ऐसे नाम आ रहे हैं, अजीब अजीब से नाम आ रहे हैं, लाइफ सेविंग इक्विपमेंट, ऑयल वेल्स, रिन्यूएबल एनर्जी, इनके नाम याद हैं 40%। रेट याद नहीं, नाम याद है, 40% ही होगा सर। मतलब सिर्फ 30% का याद कर लिया, 15% जनरल है ही है, और 40% वालों के नाम याद कर लिए, रेट नहीं भी याद करी तो आप सोच सकते हैं हाँ 40% ही है ना सर। ये ट्रिक है आपकी याद करनी, इतना ही है, बस इतना ही, काम खत्म सर, काम खत्म। बट ऑफिस इक्विपमेंट तो नहीं आया। ये क्या हो गया? वैसे देखा जाए तो ऑफिस इक्विपमेंट में क्या आता है, वो भी प्लांट एंड मशीनरी है, उस पर 15% ही है, और क्या है। बुक चेक कर लेते हैं आपकी एक बार, यहीं पे रखी होगी शायद। ऑफिस इक्विपमेंट क्यों नहीं लिखा यहाँ पे?
ऑफिस इक्विपमेंट, ये बुक मैंने ओपन कर ली है। डेप्रिसिएशन का रेट आ जाए बस एक बार। ये आ गया। तो बिल्डिंग हो गया, शिप हो गया, इंटेंजिबल एसेट हो गया, फर्नीचर हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया। तो भैया ऑफिस इक्विपमेंट दिया ही नहीं, हटा दिया। पहले हुआ करता था, उसे प्लांट एंड मशीनरी में इंक्लूड कर लेना। क्या कर सकते हैं भाई, हटा दिया तो हटा दिया। पहले ऑफिस इक्विपमेंट की अलग कैटेगरी बनती थी, अब उसे हटा दिया, प्लांट एंड मशीनरी मान लेना। तो यही सब चीज़ें आपको याद करनी है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आज के सेशन में मैं आपको ये एग्जाम्पल तक तो कराऊंगा। हाँ जी, यहाँ तक आपको कराऊंगा, पेज नंबर 5। टोटल जो है आपका 10, मेरे हिसाब से 10 वीडियो का ये पूरा का पूरा आपका बनेगा पीजीबीपी कम से कम, और फिर एग्ज़ाम के क्वेश्चंस होंगे वो अलग। तो ये 2 एग्जाम्पल आपको कराने वाला हूँ, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2। यहाँ पर आप देखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, सम स्टैंड बाय इक्विपमेंट्स बैकअप सर्वर कई बार जो होते हैं उसे आप कभी पुट टू यूज़ नहीं करते हैं। हाँ, ये आपको एक बात रह गई बतानी, यहाँ बताएंगे आपको। आजा अभी जा, हाँ गया। तो यार ये देखिए, आपका जो अकाउंटिंग होता है ना, अकाउंटेंसी जो होता है, उसमें हम यूज़ करते हैं कॉन्सेप्ट रेडी टू यूज़। मतलब एक मशीन आप लाए, मशीन को आपने इंस्टॉल कराया, अब उस मशीन को आप यूज़ करने के पोजीशन में पहुंचा चुके हैं, यूज़ कर सकते हैं, तो इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा, चाहे आप यूज़ करें या यूज़ ना करें। पर इनकम टैक्स में कॉन्सेप्ट है पुट टू यूज़ का। पुट टू यूज़ का कॉन्सेप्ट कहता है कि जब आप एक्चुअली में फर्स्ट टाइम यूज़ करेंगे तब आप उसे अपने ब्लॉक में ऐड करेंगे। जिस साल आप एक्चुअली में फर्स्ट बार उसे यूज़ करेंगे, मशीन को लगा दिया, इंस्टॉल कर दिया, फिर आपने यूज़ करा 5 महीने बाद, तो वो जो डेट है वो आपकी पुट टू यूज़ डेट होगी, जिससे आप कैलकुलेट करेंगे भैया ग्रेटर देन इक्वल टू 180 डेज है या नहीं है। ये पुट टू यूज़ का कॉन्सेप्ट होता है। बट एक बात जो है खाई जा रही है मुझे, वो ये है कि आपके कई स्टैंड बाय इक्विपमेंट्स होते हैं जो कहते हैं बेचारा मुझे भी यूज़ कर लो, मैं बैकअप इन्वर्टर पड़ा हुआ हूँ पीछे। बैकअप इन्वर्टर मतलब बैकअप सर्वर, यानी जब मेन सर्वर खराब होएगा तो उसका ज़रूरत पड़ेगा। अब उसे यूज़ वो हम कर नहीं पाते, क्या करें, उसे कभी हम पुट टू यूज़ ही नहीं कर पाते। क्या फिर उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा, या पड़े पड़े वो सड़ के खत्म हो जाएगा और आप कहेंगे डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा क्योंकि आपने उसे पुट टू यूज़ नहीं किया। इसीलिए यहाँ पर एक बेनिफिट दिया है कि अगर आप स्टैंड बाय इक्विपमेंट्स को, बैकअप सर्वर को अगर आप लगाते हैं तो उसे आप जनरली यूज़ नहीं कर पाएंगे। वो तभी कर पाएंगे जब मेन इक्विपमेंट फेल होएगा, पर हम उस पर डेप्रिसिएशन आपको अलाउ करेंगे। हम इतना अत्याचार नहीं करेंगे, अलाउ करेंगे डेप्रिसिएशन। रिमेंबर, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो डेप्रिसिएशन चार्ज करना है वो मैंडेटरी है, कंपलसरी है। आप चाहे डेप्रिसिएशन चार्ज ना करें, पर जब आपकी असेसमेंट होगी तो असेसिंग ऑफिसर बोलेगा डेप्रिसिएशन माइनस करना था, प्रॉफिट को कम करने थे, आपने नहीं करे, तो वो बहुत ही मैंडेटरी वाली चीज़ आ गई है। फर्दर डेप्रिसिएशन अवेलेबल ऑन दोज एसेट्स विच आर यूज फॉर बिजनेस पर्पस, कॉमन सेंस। बिजनेस के खर्चे माइनस कर सकते हो, बिजनेस के लिए एसेट लाए उसका डेप्रिसिएशन माइनस कर सकते हो, कॉमन सेंस है सर, कॉमन सेंस है। अभी एक केस मिला, मैंने पूछा, मेरे अंकल जो है पार्टनर हैं एक फर्म में, तो मैंने पूछा कि ऐसा कोई केसेस वगैरह मिलते हैं जहाँ पे पर्सनल एक्सपेंस डेबिट हो। कहते हैं हाँ, डायरेक्टर ने अपनी बेटी की शादी करी थी, उसके खर्चे जो है ऑफिस के पीएनएल में डलवा दिए थे, तो उसको खर्चे में क्लेम कर दिया था कि भैया बिजनेस के लिए हमने खर्चा किया है। बाद में हमने ढूंढ निकाला कि भाई ये तो इसके पर्सनल एक्सपेंसेस हैं। तो होते हैं सर, होते हैं, पकड़ में आने बड़े मुश्किल होते हैं। एग्जाम्पल करेंगे, कौन से 2 एग्जाम्पल करेंगे, उसके बाद आज की क्लास कंप्लीट हो जाएगी। रिवीजन करके आओ, उसके बाद बात करेंगे सर। ओपनिंग WDV है प्लांट एंड मशीनरी, जिसका परसेंट है 15%। क्वेश्चन में गिवन है, नहीं गिवन होता मैं 15% एज्यूम कर लेता। एज ऑन 1 अप्रैल 2019 ओपनिंग WDV आ रहा है 10 लाख रुपए का, वेरी गुड। न्यू प्लांट एंड मशीनरी परचेज ऑन 1 मई 2019। यार ये 1 मई, 1 जुलाई, ये 1 नवंबर अलग अलग तरीके से क्यों लिखा है? बाकी तो नॉर्मल हैंड रिटन है, यहाँ पर अजीब सा लिखा हुआ है।
कारण ये है कि भैया 18 को 19 बना दिया मैंने और कुछ नहीं किया, बाकी सब कुछ सेम है, क्वेश्चन सेम है, आंसर सेम है, कोई चेंज नहीं है। 18 वाले नोट्स थे उसमें 19 लिख दिया मैंने, आपके लिए अपडेटेड नोट्स तैयार हो गए। हालांकि इसमें भी समय लगा मुझे, ऐसी बात नहीं है, इसमें भी समय लगा। आपने नया प्लांट एंड मशीनरी परचेज कर लिया 1 मई 2019 को, पर उसे आपने यूज़ कब करा? पहली बार 1 नवंबर 2019 को। एक बार यूज़ करने के बाद चाहे आप उसे दोबारा यूज़ करें या दोबारा यूज़ ना करें, फ़र्क नहीं पड़ता है। एक बार आपने यूज़ कर लिया यानी पुट टू यूज़ हो गया, डेप्रिसिएशन चार्ज करने स्टार्ट हो जाएगा। 2 लाख रुपए का अनदर प्लांट एंड मशीनरी आपने 1 जुलाई को परचेज करा और उसे आपने पुट टू यूज़ सेम डेट को कर लिया, 1 लाख रुपए का खरीदा। डेप्रिसिएशन बताना है पीएनएल में कितना हम चार्ज करेंगे, जिस दिन खरीदा उसे कैलकुलेट करते हैं कितने दिन तक रहा, ऐसे नहीं होएगा। इनकम टैक्स में कॉन्सेप्ट है ब्लॉक कॉन्सेप्ट, जिसमें आप ओपनिंग डब्ल्यूडीवी लिखेंगे। अभी तो एक ही ब्लॉक दे रखा है ना, अगर 10 ब्लॉक होंगे तो 10 का करेंगे, पर आपको आएगा नहीं, प्रैक्टिकली आएगा। कोशिश करूंगा एक्सेल वाले कोर्स में ऐसा कोई केस स्टडी आपका डाल दूं। यहाँ तो केस स्टडी क्या डालेंगे, वो वाली एक्सेल में डाल देंगे, एक्सेल के फॉर्मूले लगते हैं ना, तो आपको बताएंगे कि कैसे आप एसेट में आप कैलकुलेट करते हैं डेप्रिसिएशन। जी हाँ, मैं केस स्टडी डालूंगा, क्योंकि मेरा ये कोर एरिया रहा है इनकम टैक्स का डेप्रिसिएशन निकालना और अकाउंटिंग का डेप्रिसिएशन निकालना। हाँ जी, 100% सही प्रोसीजर के साथ, 100% एक्यूरेसी के साथ। ओपनिंग में आपने एडिशन करी, 2 लाख का एडिशन था, एक प्लांट, दूसरा था 1 लाख का, तो टोटल कितना, 3 लाख का एडिशन करा। सेल कुछ करा नहीं, सेल वैल्यू माइनस करेंगे नहीं। क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी बिफोर डेप्रिसिएशन आ गई है 13 लाख रुपए। अब जो आपका ओपनिंग डब्ल्यूडीवी है उस पर तो पूरी रेट पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, क्योंकि वो तो पुट टू यूज रहा, पूरे साल ही रहा, एक बार कर लिया तो पूरे साल रहा ना। फिर जो एडिशन हुई है उसमें आपने 2 भाग कर लिए, देखा कि जो 1 नवंबर को हमने पुट टू यूज करा है उसमें नवंबर हो गया, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने हुए, 30 से मल्टीप्लाई करो, 150 के करीब दिन होते हैं। हालांकि एक्यूरेटली आपको एक्जैक्टली कैलकुलेट करना चाहिए, बट यहाँ तो साफ साफ पता लग रहा है कि 150 के करीब दिन होंगे, 180 डेज को नहीं हुए। तो इन 2 लाख पर आप जो है 15% की जगह 7.5% रेट पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे। नेक्स्ट ईयर पूरे पर लगेगा। पहले साल जब पुट टू यूज करा, इनको 180 डेज नहीं हुए, तो आधी रेट पर डेप्रिसिएशन आप लगाएंगे। बाकी जो है ओपनिंग और जो 1 लाख रुपए आपने लिया वो 1 जुलाई को परचेज करा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इससे बहुत ज़्यादा दिन हो गए, करीब करीब आपके हो गए होंगे 270 दिन हो गए होंगे, 9 महीने हो जाते हैं। अप्रैल, मई, जून, हाँ 3 महीने छोड़ के 9 महीने हो जाते हैं, तो 9 को मल्टीप्लाई 30 से करोगे 270 दिन आएगा। तो इसको 180 डेज हो गए पुट टू यूज। ओपनिंग पर तो डेफिनेटली पूरे साल ही रहा ओपनिंग तो आपके साथ, तो 11 लाख पर पूरा 15% रेट पर डेप्रिसिएशन लगाओगे, 11 लाख पर पूरा 15% रेट पर डेप्रिसिएशन लगाओगे, और 2 लाख पर जो है आप आधी रेट पर डेप्रिसिएशन लगाओगे। ये टोटल आपका डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी आ जाएगा, जो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग डब्ल्यूडीवी बनेगा। ये प्रोसीजर होता है, कोई दिक्कत है तो पूछो। अरे सेम क्वेश्चन दोबारा आ गया क्या? अच्छा, मुझे लगा मैंने 2 एग्जाम्पल कराए हैं, ये मेरी मेहनत दोबारा लग गई। यहाँ पर जो 2019 लगाया ना, 2 बार लगा दिया, ये पेज ही बेकार है, एक्स्ट्रा पेज आ गया ये। तो बस क्लास ख़त्म। हाँ जी, क्लास कंप्लीट हो गई आपकी, ऐश करो। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कुछ और मुद्दों पर, एडिशनल डेप्रिसिएशन के बारे में बात करेंगे, और जो डेप्रिसिएशन में जो कॉस्ट आती है वो अलग अलग सिनेरियो में कुछ और ले सकते हैं, या जो आप परचेज करते हैं वही आती है, उसकी बात करेंगे, जिसके बाद डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट आपका कंप्लीट होएगा। फिर जो है आपका एडिशनल डेप्रिसिएशन, एडिशनल डेप्रिसिएशन कंप्लीट होएगा, और फिर जो है वो छोटे छोटे सारे कॉन्सेप्ट आपके स्टार्ट होंगे, उन्हें हम डिस्कस करेंगे और आपका पीजीपी कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। डाउट है व्हाट्सएप कर देना, स्क्रीन पर नंबर आ रहा है। कितनी प्रिपरेशन हो गई मुझे बता देना, मैसेज कर देना, सर ये वाला चैप्टर मेरा हो गया, ये एमसीक्यू मैंने दिया, इतने नंबर आए, मुझे बता देना। दिल को तसल्ली लग जाएगी कि भैया ये स्टूडेंट पढ़ रहा है। और नंबर मैं अभी सभी के सेव कर रहा हूँ, जैसे जैसे मैसेजेस आ रहे हैं उनके सेव करते चल रहा हूँ। चलिए फिर यही था बताना। और हाँ, आप लोगों को पता ही होगा एक्सेल कोर्स मैंने फ्री में दिया है। अगर आपने ये बैच परचेज करा हुआ है, जो आप देख रहे हैं, ऑनलाइन देख रहे हैं, ऑफलाइन देख रहे हैं, कोई भी देख रहे हैं, अगर आपने बैच परचेज करा है तो एक्सेल का ऑनलाइन कोर्स आपके लिए फ्री है। सिर्फ आपको एनरोल नाउ पे क्लिक करना है और एक info@learnzup.com पर ईमेल कर देना है। मैंने अपना काम कर दिया, एनरोल नाउ कर दिया है, पैसे नहीं दिए हैं, मुझे एक्सेस दे दो, तो आपको एक्सेस मिल जाएगी 24 घंटे के भीतर। वो सभी लोगों के लिए फ्री कोर्स है एक्सेल, जिन्होंने ये बैच लिया है उनके लिए। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।